हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 17 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ में, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिजिटलिस लीफ इज। तो डिजिटलिस लीफ में किस टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है? इसमें आपका एनोमोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? तो ये एक मिनेट एपिडर्मल ओपनिंग होती है। इट इज़ अ मिनेट एपिडर्मल ओपनिंग। कहाँ पे होती है? इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के एरियल पार्ट्स में एक मिनेट एपिडर्मल ओपनिंग होती है, उसे कहा जाता है स्टोमेटा। अब इसके फंक्शंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या रहता है। स्टोमेटा जो है वो आपका गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन। ये दो इसके मेन फंक्शंस हैं। ये प्राइमरी फंक्शन है, ट्रांसपीरेशन इसका सेकेंडरी फंक्शन है। देन इसके टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ स्टोमेटा जो है, अब आपके मेनली 4 टाइप के स्टोमेटाज होते हैं। पहला आता है आपका मोस्ट टाइप स्टोमेटा, मोस्ट टाइप। सेकंड आता है आपका जिम्नोस्पर्मस, जिम्नोस्पर्मस टाइप। एंड थर्ड आता है ग्रामिनियस, ग्रामिनियस टाइप स्टोमेटा। एंड फोर्थ आता है आपका डाइकोटी लेडोनस टाइप स्टोमेटा। ठीक है, ये इसके मेन 4 टाइप्स के स्टोमेटाज होते हैं, जो कि आपके बेसिकली गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे रहते हैं। इसमें जो डाइकोटिलेडोनस टाइप ऑफ स्टोमेटा है, उसकी डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होता है। एंड ये जो है वो फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें आपका अनोमोसाइटिक, एनिसोसाइटिक, डायसाइटिक, पैरासाइटिक एंड इसके अलावा एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा, ये 5 टाइप में ये कैटेगराइज होता है। एंड इन्हीं 5 टाइप्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइटिक स्टोमेटा की। जो पैरासाइटिक स्टोमेटा होता है उसे रूबिएशियस स्टोमेटा भी कहा जाता है, रूबिएशियस टाइप। और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा भी आपका पैरासाइटिक स्टोमेटा को कहा जाता है। अब पैरासाइटिक स्टोमेटा में क्या होता है, इसमें आपके 2 गार्ड सेल्स होते हैं। लाइक इस टाइप से 2 गार्ड सेल्स होंगे किडनी शेप के। एंड 2 ही इसमें सब्सिडरी सेल्स होंगे। उन 2 सब्सिडरी सेल्स की अरेंजमेंट जो होगी वो पैरेलल होगी इन गार्ड सेल्स के जैसे। ठीक है, एक सेम पैरेलल अरेंजमेंट में गार्ड सेल से 2 सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो अटैच होंगे। पैरासाइटिक स्टोमेटा पे एग्जांपल्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें मोस्टली सेना जो है वो उसमें पैरासाइटिक स्टोमेटा होता है। एंड सेना के अलावा कोका लीव्स जो है उसमें भी आपका पैरासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डाइकोटिलेडोनस टाइप ऑफ स्टोमेटा। देन दूसरे की बात करूँ तो सेकेंड टाइप आता है आपका डायसाइटिक स्टोमेटा। डायसाइटिक स्टोमेटा को कैरियोफाइलेशियस स्टोमेटा भी कहा जाता है, कैरियोफाइलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा, या फिर इसको क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा कहा जाता है। अब डायसाइटिक स्टोमेटा में क्या होता है, सेम 2 गार्ड सेल्स होंगे इसमें। एंड ये इन दोनों गार्ड सेल्स को सराउंड करेंगे आपके 2 सब्सिडरी सेल्स। पैरासाइटिक में वो पैरेलली अरेंज थे, एंड डायसाइटिक में वो एट 90 डिग्री एंगल पे जो है वो रहते हैं। ये इसका मेन डिफरेंस है पैरासाइटिक एंड डायसाइटिक में। अब इसमें जो एग्जांपल पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल है उसमें आपका आता है बैसाखा। बैसाखा के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा पेपरमिंट भी एक एग्जांपल है, जिसमें आपका डायसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा होता है। एंड एक एग्जांपल है आपका स्पीयरमिंट। ठीक है, स्पीयरमिंट, पेपरमिंट एंड बैसाखा, 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपकी डायसाइटिक स्टोमेटा की। देन बात करूँ थर्ड टाइप, वो आता है आपका एनिसोसाइटिक। अब एनिसोसाइटिक में क्या होता है, इसमें आपके 2 गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, सेम 2 गार्ड सेल्स होंगे, लेकिन इसमें सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो 3 नंबर होते हैं।
ठीक है, जिसमें कि 2 सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, एक सब्सिडरी सेल जो है वो बाकी 2 के मुकाबले जो है वो छोटा रहता है। तो ये आपका आता है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। एंड एनिसोसाइटिक स्टोमेटा को क्रूसीफेरस स्टोमेटा भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूसीफेरस स्टोमेटा या फिर अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा इसे कहा जाता है। एंड एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में जो एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, उसमें आता है आपका एक बेलाडोना, दतूरा एंड स्ट्रामोनियम। तो ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको इसमें एनिसोसाइटिक स्टोमेटा में याद रखने हैं। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं अनोमोसाइटिक स्टोमेटा की, तो इसमें आपके 2 गार्ड सेल्स होते हैं। सेम गार्ड सेल सभी में 2 ही रहते हैं, लेकिन इसमें सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते। वेरियस नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स होते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो इसमें लाइक ऐसा मान लो कि यहाँ पे 5, तो डिफरेंट नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो आपके गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं। एंड एनोमोसाइटिक स्टोमेटा को रेननकुलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहा जाता है। तो ये इसमें आपको याद रखना है, या फिर इसको इर्रेगुलर सेल्ड स्टोमेटा भी कहा जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है, एक तो आपका डिजिटलिसिस में एग्जाम्पल आ जाता है, दूसरा इसमें बुच्चू एंड लोबेलिया। तो ये इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं एनोमोसाइटिक स्टोमेटा के। इसके अलावा एक टाइप आता है एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। इसके ऊपर काफ़ी कम बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसको जो है वो रेडिएट सेल स्टोमेटा भी कहा जाता है, रेडिएट सेल स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, 2 गार्ड सेल्स जो हैं वो आपके सराउंड करते हैं एक सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल्स को। तो ये इसमें रहता है। तो ये हमने पूरा डिटेल में देख लिया स्टोमेटा के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें आइदर एग्जांपल्स के ऊपर बनते हैं या फिर सिंपल डेफिनेशन के ऊपर बनते हैं कि किस टाइप का अरेंजमेंट जो है वो इसमें इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटास में रहता है। दूसरा एक इसके फंक्शन के ऊपर रहता है जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपका गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इसमें स्टोमेटा का फंक्शन रहता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर्स रिएजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स, केमिकली मेयर्स रिएजेंट इज। तो मेयर्स रिएजेंट जो है वो आपका अल्कलॉइड्स की डिटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड केमिकली ये क्या होता है, तो जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है मेयर्स रिएजेंट की वो होती है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको आप याद रख सकते हैं, एम फॉर मेयर्स एंड एम फॉर मर्क्यूरिक। सो इससे आप एम से याद रख सकते हैं इसकी कंपोजिशन को। इसके अलावा अल्कलॉइड्स में जो डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं, जिसमें एक रिएजेंट आता है आपका ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट में इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट होता है आपका पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। एंड इसके अलावा इसमें कलर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप का कलर इसके प्रेसिपिटेट्स में मिलता है। तो जो ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट है इसमें आपको रेडिश ब्राउन कलर जो है वो देखने को मिलेगा। कौन सा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो है वो ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेयर्स रिएजेंट पूछा गया था, तो इसके साथ अगर मैं कलर की बात करूँ तो मेयर्स रिएजेंट में आपको क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो आपके मेयर्स रिएजेंट के साथ देखने को मिलेंगे। देन इसके अलावा एक और इसमें रिएजेंट आता है, वो आपका होता है बेगनर्स रिएजेंट। कौन सा होता है, इट इज़ बेगनर्स रिएजेंट। ये भी आपका अल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन होती है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड इसकी कंपोजिशन होती है। एंड इसमें आपको कौन सा कलर मिलता है, सो इसमें आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक, कौन सा कलर आता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कंपोजिशन क्या है, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड। एंड नाम क्या है, बेगनर्स रिएजेंट। इसके अलावा एक रिएजेंट आपका होता है हैगर्स रिएजेंट। हैगर्स रिएजेंट के ऊपर जो कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है वो आपका रहता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आपका होता है किसका, पिक्रिक एसिड का।
ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड आपका यूज़ होता है एज अ हैगर्स रिएजेंट। इसमें कौन सा कलर आपका ऑब्टेन होता है, तो इसमें आपको येलो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो ये चार जो रिएजेंट्स है अल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, इन चारों की केमिकल कंपोजिशन एंड कलर के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपी इज, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ कौन सा शेड्यूल आपका रिलेटेड है। तो ये आपका शेड्यूल होता है शेड्यूल एम। कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल एम, जो कि आपका जीएमपी के साथ डील करता है, दैट इज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा अदर शेड्यूल्स की बात करूँ जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो इसमें पहला दिया गया है शेड्यूल सी। तो शेड्यूल सी क्या होता है, शेड्यूल सी में आपके बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कौन से, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसमें भी स्पेसिफिक होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स जो कि आपके पेरेंटल यूज़ के लिए होते हैं। कौन से, पेरेंटल यूज़ के लिए होते हैं। इसमें आपके सारे सीराज आ जाते हैं, वैक्सीन्स आ जाती हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, एंटीजेंस आ जाते हैं, एंटी टॉक्सिन्स। इसके अलावा इंसुलिन भी आपका किस में आता है, शेड्यूल सी में आता है। एंड बैक्टीरियोफेजेस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, वो सारी जो कि आपकी पेरेंटल यूज़ के लिए होती हैं, तो वो सारी आपके शेड्यूल सी में आती हैं। इसके अलावा एक शेड्यूल होता है आपका C1 शेड्यूल। तो C1 शेड्यूल में आपके स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जिनको पेरेंटल रूट से नहीं दिया जाता है। ठीक है, अदर देन पेरेंटल रूट से जो होंगे वो आपके सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स किस में आएंगे, शेड्यूल C1 में। इसमें आपका जो एग्जांपल मोस्टली पूछा जाता है, उसमें आपका फ़िश लीवर ऑयल जो है वो इसमें पूछा जाता है कि फ़िश लीवर ऑयल जो है वो किस शेड्यूल में आता है। तो फ़िश लीवर ऑयल आपका शेड्यूल C1 में आता है। बाकी इसके अलावा एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं एरगट के ऊपर। तो एरगट भी आपको शेड्यूल C1 में देखने को मिलेगा, लेकिन एरगट की वो प्रिपरेशन जो कि आपकी पेरेंटल फॉर्म में नहीं है, वो वाली प्रिपरेशन आपकी एरगट की आएगी C1 में। बाकी जो भी आपकी वैक्सीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो सारी भी जो कि पेरेंटल नहीं दी जाती हैं, वो सारी आपकी शेड्यूल C1 में आएंगी। अगर पेरेंटली दी जाती होंगी तो वो आपकी शेड्यूल सी में आएगी। यही इसमें बेसिक डिफरेंस है। देन एक शेड्यूल है यहाँ पे दिया गया शेड्यूल बाई। तो शेड्यूल बाई क्या होता है, शेड्यूल बाई में आपके जो भी ड्रग्स का इंपोर्ट होता है या फिर ड्रग्स के लिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं नए ड्रग्स के लिए, उसके बारे में जो भी परमिशंस रिक्वायर्ड रहती हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस होती हैं वो आपकी किस में दी जाती हैं, शेड्यूल वाई में। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, न्यू ड्रग्स, ठीक है, न्यू ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड न्यू ड्रग्स के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके लिए। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स को अंडरटेक करने के लिए एंड न्यू ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं उसके बारे में गाइडलाइंस जो हैं वो आपकी शेड्यूल बाई में आती हैं। देन बात करूँ शेड्यूल एच की। तो शेड्यूल एच जो है वो आपके होते हैं प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल एच कौन से होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन जो है वो नहीं दिया जा सकता है। इसमें आपको एक कैटेगरी आती है कि एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन से ड्रग्स जो हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिए जाते हैं। तो उसमें आपका शेड्यूल एच तो आता ही है, दूसरा शेड्यूल H1 जो है वो भी आपका इसमें आता है कि प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट जो है वो नहीं दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल एक्स ड्रग्स आते हैं जो कि नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे जो अराउंड मोर देन 600 पेजेस का है, तो उसमें आपको पूरी लिस्ट मिलेगी शेड्यूल एच ड्रग्स की, जिसमें शेड्यूल एच ड्रग्स की कैटेगरी में ही मोर देन 500 प्लस जो है वो ड्रग्स दिए गए हैं।
सो लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, याद करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ड्रग्स जो हैं वो इस लिस्ट में दिए गए हैं। कुछ ड्रग्स आपको शेड्यूल H1 कैटेगरी में मिलेंगे, सो इसमें तो कम है, लेकिन शेड्यूल H में जो है वो एक बहुत 500 से भी ज़्यादा ड्रग्स की लिस्ट जो है वो दी गई है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ ऑथोरिटेटिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन सिस्टम आर स्पेसिफाइड इन द। तो आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन सिस्टम्स की जो ऑथोरिटेटिव बुक्स हैं उनके नाम्स जो हैं वो कहाँ पे दिए गए हैं? सो ये आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसी में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट शेड्यूल की, सो इसमें जो नाम दिए गए हैं इसमें आयुर्वेदिक बुक्स जो हैं वो मोर देन 50 जो हैं वो आपकी आयुर्वेदिक बुक्स आपको मिलेंगी। ठीक है, आयुर्वेदिक बुक्स के नाम जो हैं वो 50 से ज़्यादा जो हैं वो आयुर्वेदिक के नाम मिलेंगे। अराउंड 30 के आसपास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास आपको सिद्धा बुक्स के बारे में के नाम मिलेंगे। एंड अराउंड आई थिंक 40 नाम्स जो हैं वो आपके यूनानी तिब्बतन बुक्स के दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो इनको आप खुद देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं इसमें। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, तो जो सेकंड शेड्यूल है उसमें आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जो कि हमें कंपाइल करने होते हैं बाय इम्पोर्टेड ड्रग्स। ठीक है, इम्पोर्टेड ड्रग्स के लिए एंड जो भी मैन्युफैक्चर ड्रग्स होते हैं उनके बारे में जो भी स्टैंडर्ड्स कंपाइल करने होते हैं वो आपके दिए जाते हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देन इसके अलावा शेड्यूल टी की बात करूँ तो शेड्यूल टी में आपकी जीएमपी गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किसके लिए? आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन मेडिसिन के लिए जीएमपी जो है वो आपकी शेड्यूल टी में दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्ट 16 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 की, तो पार्ट 16 में आपका आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? मैन्युफैक्चरिंग किसकी? आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन मेडिसिन की। तो ये डिफरेंट आपके जो भी ऑप्शन दिए गए थे वो सारे हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रासाइक्लिन्स इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग ऑन। तो जो आपका टेट्रासाइक्लिन ड्रग है जो कि एक एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे करता है? सो जो आपकी 30S राइबोसोमल सब यूनिट है उसके साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। कौन सा ड्रग? टेट्रासाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक क्लास का एक ड्रग है। सो अगर मैं बात करूं टेट्रासाइक्लिन की, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्लास का एक ड्रग है जिसका न्यूक्लियस जो है वो इसमें 4 साइक्लिक रिंग्स जो है वो होती हैं। कितनी? 4 साइक्लिक रिंग्स। किस टाइप से होंगी? इसके इस टाइप से अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस टाइप से इसमें 4 रिंग्स होंगी। ये पूरी आपकी सेचुरेटेड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इस रिंग में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, इस पोजीशन पे OH ग्रुप है, देन अगेन यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका CONH2 ग्रुप है, CONH2, इस पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड 2 मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा एंड एक और हाइड्रोजन मीन्स 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एंड इस रिंग पे आपका मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अटैच होगा। सो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इसमें आपको 4 रिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें 4 रिंग्स जो हैं वो रहती हैं। देन बात करूँ टेट्रासाइक्लिन की, सो टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम सब यूनिट को बाइंड करता है। ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करता है और जो आपका अमाइनो असाइल, इसमें आपको नाम याद रखना है, अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र RNA, इसको इनहिबिट कर देता है एंड
इसको इनहिबिट करने पे क्या होता है कि ये ए साइट जो है आपकी राइबोसोमल सब यूनिट की वहाँ पर जा कर के अटैच नहीं करवाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। सो इसमें एक क्वेश्चन तो इस पे भी बनता है कि किस चीज़ को इनहिबिट करता है। सो ये अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए को इनहिबिट करता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेट्रासाइक्लिन को जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। किस केस में? प्रेगनेंसी के केस में एंड ऑल्सो चाइल्डहुड में इसको अवॉइड करना चाहिए। अब क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है वो आपकी जो भी ग्रोइंग बोन्स होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस की भी बोन्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, चाइल्डहुड में भी बच्चे की जो बोन्स है वो ग्रो कर रही होती हैं। सो इन्हीं ग्रोइंग बोन्स जो है ये टेट्रासाइक्लिन को अब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड में नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है इसके प्रोड्रग के ऊपर कि टेट्रासाइक्लिन का प्रोड्रग कौन सा है। तो टेट्रासाइक्लिन का जो प्रोड्रग है दैट इज़ रोली टेट्रासाइक्लिन। कौन सा है? रोली टेट्रासाइक्लिन इज़ द प्रोड्रग ऑफ किसका? टेट्रासाइक्लिन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये जो है वो चिलेट फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इट विल फॉर्म द चिलेट्स। जब इसको मिल्क के साथ दिया जाएगा तो ये कैल्शियम के प्रेजेंस में चिलेट फॉर्मेशन कर देगा। सो एक कंडीशन इसमें ये है। सो ये डिफरेंट कंडीशंस है टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, यही 5-6 कंडीशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ। सो विटामिन डी की जो एक इंटरनेशनल यूनिट है उसमें क्या रहता है? उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो आपकी 0.02 माइक्रोग्राम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल रहती है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जो कि आपके 10 माइक्रोग्राम के इक्विवेलेंट रहती हैं। तो जब आप इसको 1 इंटरनेशनल यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 डिवाइडेड बाई 400 हो जाएगा एंड ये आपका आ जाएगा 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल। देन यहाँ पे बात हो रही है विटामिन डी की। तो विटामिन डी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टीरोइडल विटामिन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टीरोइडल विटामिन। इसके अलावा ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टीरोल के जैसा रिजेंबल करता है एंड ये हार्मोन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ हार्मोन। दूसरा विटामिन डी के ऊपर क्वेश्चन बनता है इसके बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म के ऊपर। ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है? किसकी? विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म। तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल जिसको 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। क्या? 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। तो ये इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है उसका एंटी रैकेटिक विटामिन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया जो है उसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इस केस में चिल्ड्रंस में रिकेट्स की कंडीशन डेवलप हो जाएगी एंड रिकेट्स को ही अडल्ट्स में जो है वो कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया जो है वो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसमें रहता है।
तो इसमें डेफिशिएंसी का आपको पता होना चाहिए। इसको और किस नाम से जाना जाता है? सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी रैकेटिक विटामिन। इसके अलावा इसकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ कैल्सीट्राइओल या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरोल। एंड इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको स्टीरोइडल विटामिन भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके विटामिन डी के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग स्टोर इज। सो ड्रग स्टोर की साइट सिलेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, या फिर कभी कभार इसमें क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट डिसीजन नाम से भी दिया होता है। सो सिलेक्शन साइट ऑफ अ ड्रग स्टोर इज इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड सिग्निफिकेंट डिसीजन। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ ड्रग स्टोर के बारे में, सो ड्रग स्टोर, रिटेल ड्रग स्टोर की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये भी बनता है कि जो रिटेल ड्रग स्टोर है उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, रिटेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो रहती हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन सिंपल है कि आप जो है वो आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए या फिर बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए, एंड उसके बाद में आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। मींस आप जो है आपके पास एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो कि आपको फार्मेसी काउंसिल से मिलेगा, एज अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से मिलेगा। देन इसके अलावा रिटेल ड्रग स्टोर के ऊपर क्वेश्चन एक बनता है कि रिटेल ड्रग स्टोर जो है उसका एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है, या मैं बोलूँ मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए। सो इसमें 10 स्क्वायर फीट जो है वो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड रहता है किसके लिए? ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए। देन इसके बाद में अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं जो इसमें पूछा जाता है, सो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ड्रग स्टोर है उसको आइडियल ड्रग स्टोर कब कहा जाएगा, ठीक है। व्हेन अ ड्रग स्टोर इज़ नोन एज द आइडियल ड्रग स्टोर। तो एक ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर तब कहा जाएगा जब इसकी जो इन्वेंट्री है, ठीक है, व्हेन इट्स इन्वेंट्री इज इन बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में होगी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल के बीच में जब यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री होगी तो उस केस में ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कहा जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग स्टोर में जो आपकी एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं, कौन सी? एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस, उनको क्या कहा जाता है? सो दे आर नोन एज ऑब्सोलीट आइटम्स। इनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज ऑब्सोलीट आइटम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। जो भी एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको ऑब्सोलीट आइटम्स कहा जाता है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन आर। सो ऐसी फ्लूइड प्रिपरेशन जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं बिना फ्रिक्शन के, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, इन्हें कहा जाता है लोशंस। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे लोशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो जो लोशंस हैं वो आपके एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। कौन से? एक्वस एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं एक एक्वस मीडिया में। किसमें? एक्वस मीडिया में जो भी एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा या सस्पेंशन होगी उसे लोशन कहा जाता है। इसको विदाउट रबिंग जो है, विदाउट फ्रिक्शन या विदाउट रबिंग जो है वो अप्लाई किया जाता है। एंड इसको ब्रोकन स्किन के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। ऑल्सो इसको अप्लाई करते हैं हम अब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ। अब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ इसमें इसको अप्लाई किया जाता है। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे तो कैलामाइन लोशन जो है वो इसमें एक एग्जांपल रहता है। देन इसके अलावा अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि आपका लेनीमेंट हो गया। तो लेनीमेंट के बारे में देखते हैं। तो लेनीमेंट जो है वो आपका विद फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। कैसे?
इट इज़ अप्लाइड विद फ्रिक्शन। एंड इसको ब्रोकन स्किन के ऊपर, ठीक है, ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है। एंड इसको किसके साथ अप्लाई करते हैं? ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई किया जाता है। लोशन को अब्जॉर्बेंट मटेरियल की हेल्प से अप्लाई किया जाता है, लेकिन लिनीमेंट को ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया जाता है। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे तो कैम्फर लिनीमेंट जो है, कैम्फर लिनीमेंट, ये इसका एग्जांपल होता है लिनीमेंट्स का। देन इसके अलावा अगर मैं जेलीज़ की बात करूं तो जेलीज़ के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेलीज़ में आपको जो टर्म्स याद रखनी है वो रखनी है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। तो जेलीज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं एंड एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही ये आपकी रहती हैं, और एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो ये आपकी होती हैं जेलीज। तो ये एक डेफिनेशन के ऊपर जो है वो इसमें क्वेश्चन बनता है। देन इसके अलावा मैं बात करूँ क्रीम्स की, तो क्रीम्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि क्रीम्स क्या होती हैं। तो क्रीम्स जो हैं वो बेसिकली इमल्शंस होती हैं। तो ये क्रीम्स क्या होती हैं? क्रीम्स आपकी इमल्शंस होती हैं। दो टाइप्स की आपको क्रीम्स देखने को मिलेंगी, वाटर इन ऑयल टाइप एंड ऑयल इन वाटर टाइप क्रीम। सो इन्हीं दोनों के ऊपर जो है वो आपका क्वेश्चन बनता है इसके टाइप्स के ऊपर, ठीक है। या फिर वाटर इन ऑयल कौन सी क्रीम होगी या ऑयल इन वाटर क्रीम कौन सी होगी। सो इसमें जो आपको याद रखना है वो आपको रखना है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। कौन सी रखनी है आपको याद? मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम एंड क्लिनजिंग क्रीम, क्लिनजिंग क्रीम। सो ये तीन जो है वो आपकी वाटर इन ऑयल इमल्शन टाइप क्रीम्स होती हैं, ठीक है। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन क्रीम्स कौन कौन सी? तीनों नाम आपको याद रखने हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम एंड क्लिनजिंग क्रीम। देन इसके अलावा बात करूं ऑयल इन वाटर इमल्शन क्रीम्स की, ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शन क्रीम्स की। तो इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है वो है आपका शेविंग क्रीम, ठीक है, शेविंग क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, शेविंग क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, ये आपकी काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें यही आपको बेसिकली नाम याद रखने हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट सीवम मीन्स। तो पोस्ट सीवम का मीनिंग क्या रहता है? तो पोस्ट सीवम मीन्स आफ्टर मील, ठीक है, खाना खाने के बाद जो है आफ्टर मील इज़ पोस्ट सीवम। इसके अलावा अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं, जैसे कि आपका आ गया एट बेड टाइम। तो एट बेड टाइम जो है उसके लिए जो लैटिन टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ होरा सोमनी। होरा सोमनी टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? एट बेड टाइम के लिए। इन द मॉर्निंग के लिए जो है आपकी टर्म यूज़ की जाती है मैंने। देन एज नीडेड के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो आती है आपकी प्रोरेनाटा, प्रोरेनाटा, जो कि आपका होता है एज नीडेड। इसके अलावा अगर अदर टर्म्स के बारे में बात करूं जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी एक आ जाती है SOS, जो कि आपकी होती है व्हेन नेसेसरी। व्हेन नेसेसरी के लिए टर्म यूज़ की जाती है SOS। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें आपका और बनता है पोस्ट सीवम के ऊपर एंड एंटे सीवम भी इसमें हम अभी देख लेते हैं। पोस्ट सीवम जो है, सीवम, सीवम मीन्स फूड एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर, मीन्स बाद में। तो पोस्ट सीवम होता है आपका आफ्टर मील एंड एंटे सीवम जो है वो आपका होता है बिफोर मील। एंटे सीवम क्या होता है? इट इज़ बिफोर मील। देन इसके अलावा अगर मैं और एब्रीवेशंस की बात करूं तो इसमें ATC आ जाता है, जिसका मीनिंग होता है अराउंड द क्लॉक। ATC होता है अराउंड द क्लॉक। इसके अलावा क्वैके होरा के ऊपर एक बार क्वेश्चन आता है, क्वैक्वे होरा,
जिसका मीनिंग होता है एवरी आर। ठीक है, एवरी आर के लिए टर्म यूज़ की जाती है क्वाके होरा। इसके अलावा अगर विद फूड के साथ बोला जाएगा कि विद फूड के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी, तो ये आपकी होती है कम सिबोस। कौन सी टर्म है? कम सिबोस। तो ये इसमें डिफरेंट जो है वो ऑप्शन से जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120 इज सेड टू बी। सो कौन सा ऐसा पाउडर है जिसमें कि आपके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपके सीव नंबर 120 से पास हो जाते हैं। तो ये पाउडर आपका आता है वेरी फाइन पाउडर। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसी को थोड़ा सा और इसमें टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं पाउडर के। ठीक है, तो इसमें एक ग्रेड आता है आपका कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर में क्या होता है, सीव नंबर 10 से आपका 100% पास कर जाता है पाउडर, लेकिन सीव नंबर 44 से 40% से भी कम जो है वो पास कर पाता है। सो ये कंडीशन होगी तो उस केस में आप कहेंगे जो पाउडर का ग्रेड है वो है कोर्स पाउडर। देन मैं बात करूं अगर मॉडरेटली कोर्स की। ठीक है, मॉडरेटली कोर्स की, तो इसमें क्या होता है, सीव नंबर 22 से 100% पास कर जाएगा, लेकिन सीव नंबर 60 से आपका 40% ही पास कर पाएगा या उससे भी कम। तो ये आपका आएगा मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स। देन बात करूं मॉडरेटली फाइन पाउडर्स की। मॉडरेटली फाइन में क्या होता है कि सीव नंबर 44 से कम्प्लीटली पास कर जाता है, 100% पास कर जाएगा, लेकिन सीव नंबर 85 से जो है वो आपका लेस देन 45% पास करेगा। इसके अलावा एक कैटेगरी आती है आपकी ये वाली फाइन पाउडर्स। फाइन पाउडर्स में क्या होगा कि 85 सीव नंबर से जो है वो आपका 100% पास कर जाएगा, लेकिन 120 सीव से आपका 100% पास नहीं करेगा, लेस देन 40% जो है वो इसमें पास करेगा। तो यहाँ पे अभी हमने सारी ही कंडीशन जो देख ली हैं जो कि आपके पाउडर ग्रेड के रिगार्डिंग रहती हैं। सो आज के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।